आइए अब हम किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे। प्लांटी के लिए हालांकि अलग प्लांट किंगडम है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और एनिमेलिया के लिए एनिमल किंगडम है, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें प्लांट और एनिमल के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखने हैं। तो प्लांट क्या होते हैं? प्लांट्स यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर हुआ करते हैं, क्लोरोफिल एक कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म्स हुआ करते हैं, और इनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यूकैरियोटिक होते हैं प्लांट्स, मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए यानी क्लोरोफिल निश्चित तौर पे मौजूद होता है। इनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। पार्शियली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स को ये खा जाते हैं। इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं भाई? क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, तो उस नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे दो एग्जांपल्स हैं, ब्लैडर वर्ट जिसे यूट्रिकुलेरिया भी कहते हैं, और इन वीनस फ्लाई ट्रैप जिसको डायोनिया भी कहते हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। इनके अलावा कुछ प्लांट्स पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कि कैस्क्यूटा या अमरबेल, ये स्टेम पैरासाइट होता है। सेल वॉल प्लांट की किसकी बनी होती है? बताने की जरूरत नहीं, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है प्लांट सेल वॉल का, वो सेल्यूलोज होता है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। प्लांट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसका मतलब हम समझते हैं। प्लांट के अंदर वो फेज जिनमें हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स होता है उसको गैमेटोफाइटिक फेज कहते हैं, और वो फेज जिसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है उसको स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं। स्पोरोफाइटिक फेज के बाद गैमेटोफाइटिक फेज आती है, गैमेटोफाइटिक के बाद स्पोरोफाइटिक फेज आती है। अगर हम लोअर प्लांट की बात करें, जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में ये जो गैमेटोफाइटिक फेज होती है ये डोमिनेट करती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करें, यानी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें, हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स दिखते हैं उनमें स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेट करती है। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट ही होती है। तो स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट बनता है, जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट या जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद पोलन ग्रेन जब फर्टिलाइज करता है ओवा को, तो उसके बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट एक कंप्लीट प्लांट बनाता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो प्लांट में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, और ये चलता रहता है। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ये जनरल फीचर्स थे प्लांट के। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनिमल्स के कुछ फीचर्स को। एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और ये अपने फूड मटेरियल के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके अलावा एनिमल्स की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ये कुछ जनरल फीचर्स हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मतलब फूड जो लेते हैं वो प्लांट से लेते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। इनमें सेल में सेल वॉल नहीं होती है, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है ये खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, उसको पचाते हैं। ये जो मेथड होता है इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, होलोजोइक मोड कहते हैं। एनिमल्स के अंदर जो फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन या फैट के रूप में हुआ करता है, और इनके अंदर डिफिनिट ग्रोथ होती है। जैसे प्लांट में इनडिफिनिट ग्रोथ होती है, इनमें एक डिफिनिट ग्रोथ होती है। इनकी बॉडी एक मैक्सिमम साइज तक पहुंचती है और उसके बाद इनमें ग्रोथ रुक जाती है, और एनिमल्स का डिफिनिट शेप एंड साइज हुआ करता है। और जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें बहुत से सेंसरी ऑर्गन्स हुआ करते हैं। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। कहने का मतलब नर्वस सिस्टम होता है, और उनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और वो रेस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के लिए। मोस्ट ऑफ देम कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ज़्यादातर एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, ठीक है। कुछ एक एक्सेप्शनल केस हैं, पॉरीफेरा वगैरह, उनको हम पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कपुलेशन होता है, यानी मेल और फीमेल के बीच में कपुलेशन होता है।
कपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ करता है। बाकी हम और डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल्स के फीचर्स को एनिमल किंगडम में। चलिए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम उन कुछ ऑर्गेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे जिनको आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिल पाई थी। जैसे कि हमें यहाँ पे पढ़ना है वायरसेस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में एंड लाइकेन्स के बारे में। वायरसेस एंड वायरॉइड्स ये दोनों ए सेलुलर होते हैं, लेकिन जो लाइकेन्स होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। तो इनके जो फीचर्स होते हैं इसके बेस पर इनको आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी जगह नहीं मिली। वायरसेस की बात करें तो वायरस जब होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है तब वो रेप्लिकेट करता है और अपनी जैसी कॉपीज बनाता है, तो तब यानी वो लिविंग होता है। लेकिन जब वो होस्ट सेल से बाहर होता है तो किसी तरीके की कोई लिविंग एक्टिविटी नहीं दिखाता, डस्ट पार्टिकल की तरह, नॉन लिविंग की तरह पड़ा रहता है। दैट्स वाई वायरस को हम जब होस्ट सेल के अंदर होता है तो लिविंग होता है, बाहर होता है तो डेड होता है। तो क्लियरली हम ये नहीं कह सकते कि वायरस लिविंग होता है या डेड होता है। बहरहाल वायरस चूंकि एक्टिव तभी होता है जब होस्ट सेल के अंदर होता है। हेंस वायरसेस आर कॉल्ड द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड दे रिमेन इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। यानी जब होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो बिल्कुल निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं, ठीक है, कोई साइन नहीं दिखाते हैं। अब हम वायरस की डिस्कवरी से संबंधित कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वायरस टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था। पास्चर ने टर्म वायरस का इस्तेमाल किया था वेनम या पॉइजनस फ्लूइड के तौर पे। आगे चलते हैं, डीजे इवानोवस्की की बात करते हैं। डीजे इवानोवस्की ने टोबैको प्लांट के अंदर मोज़ैक डिजीज काज करने वाले ऑर्गेनिज्म को उन्होंने खोजा था। डीजे इवानोवस्की रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टोबैको मोज़ैक डिजीज। यानी टोबैको मोज़ैक डिजीज काज करने वाले जो माइक्रोब होता है उसको उन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था, टोबैको मोज़ैक डिजीज काज करने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म था उनको बैक्टीरियल फिल्टर में से छानने की कोशिश करी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म थे ये छन करके बाहर चले गए। तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पे ये बैक्टीरिया तो नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरियल फिल्टर से छन करके बाहर चला जाता है, मतलब ये निश्चित तौर पे बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है। बहरहाल दे पास्ड थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स, यानी जो टोबैको मोज़ैक डिजीज काज करने वाला ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरियल फिल्टर से छन करके बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि भाई वो तो वायरस था और वायरस तो बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। चलिए एम.डब्ल्यू. बिजेरिनेक की बात करते हैं। एम.डब्ल्यू. बिजेरिनेक ने क्या किया कि एक इन्फेक्टेड प्लांट था, टोबैको का प्लांट था जो इन्फेक्टेड था वायरस से, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल दिया। तचला हेल्दी प्लांट में भी बीमारी हो गई। तो इन्होंने कहा अरे ये जो फ्लूइड हमने बनाया हुआ है इन्फेक्टेड, ये तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो उन्होंने एक टर्म का यूज किया कंटेजियम, ठीक है, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। चलिए देखते हैं। इन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल दिया। पता चला हेल्दी प्लांट के अंदर भी इन्फेक्शन हो गया। तो इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट निकाला था उसका नाम रखा था कंटेजियम वीवम फ्लूइडम और इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अक्सर पूछा जाता है कंटेजियम वीवम फ्लूइडम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। चलिए आगे चलते हैं। स्टैनले की बात। स्टैनले ने क्रिस्टल्स बनाए थे। क्रिस्टल्स किसके बने होते हैं? नॉन लिविंग मटेरियल के ही क्रिस्टल्स बनते हैं। तो इन्होंने वायरस के क्रिस्टल्स बनाए थे और यह बताया था कि क्रिस्टल्स में प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आइए देखते हैं। W.M. स्टैनले क्रिस्टलाइज्ड द वायरसेस। क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, यानी जो क्रिस्टल्स बनाए थे वायरस के उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा थी। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई भाई। पास्चर ने वायरस टर्म दिया था, डीजे इवानोवस्की ने टोबैको मोज़ैक डिजीज काज करने वाले ऑर्गेनिज्म यानी वायरस को खोजा था, W.M. बिजेरिनेक ने कंटेजियम वीवम फ्लूइडम टर्म दिया था, W.M. स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। चलिए अब थोड़ा सा लाइट डालते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ध्यान देना, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब
वायरस में एक प्रोटीन का कोट होता है और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए होता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है उसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो वायरसेस भी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। एंड यहाँ पे एक सर्कल मैंने बनाया है, एक टिपिकल डायग्राम है वायरस का। वायरस के चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग हुआ करती है, ठीक है, इसको प्रोटीन कोट कहते हैं या सिंपली इसको हम कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड अपने अंदर जो है, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसको कवर करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो प्रोटीन कोट या कैप्सिड होता है ये छोटी छोटी प्रोटीन सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। और ये जो छोटी छोटी प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं इनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। इट मींस कैप्सोमियर्स हेलिकल फॉर्म में या पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। अरेंज होकर के बनाते हैं क्या? कैप्सिड या प्रोटीन कोट। और उसके अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। ऐसा कोई वायरस अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है जिसमें डीएनए आरएनए दोनों मौजूद होता है। यानी वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स आर द स्मॉल प्रोटीन सब यूनिट्स एंड दे आर अरेंज्ड हेलिकली ऑल इन पॉलीहेड्रल फॉर्म। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों कभी भी नहीं होता। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लांट वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। यहां पर एसएसआरएनए लिखा है, इसका मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। लेकिन जब हम एनिमल वायरस की बात करते हैं तो एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का होता है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए का होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का होता है। यानी कि प्लांट वायरसेस में सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं लेकिन एनिमल वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सामान्य तौर पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है। होप दैट ये जेनेटिक मटेरियल आप लर्न किया रहना। प्लांट वायरसेस में एसएसआरएनए, एनिमल वायरसेस में एसएस और डीएसआरएनए और डीएसडीएनए एंड बैक्टीरियोफेजेस में डीएसडीएनए। चलिए जरा हम कुछ वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। एक टोबैको मोज़ेक वायरस है और एक बैक्टीरियोफेज है। टोबैको मोज़ेक वायरस इलॉन्गेटेड होता है, रॉड लाइक हुआ करता है, ठीक है। इनमें कैप्सोमियर्स का फॉर्म में हुआ करता है, कैप्सोमियर्स हेलिकली अरेंज्ड। और टोबैको मोज़ेक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है। तो ये आपको लर्न करना है, सामान्य चीजें हैं। टीएमबी इलॉन्गेटेड होता है, रॉड लाइक होता है, इसमें कैप्सोमियर्स हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं और इसका जेनेटिक मटेरियल एसएसआरएनए का बना होता है। अब हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर यहाँ डायग्राम में बना हुआ है। ये टैडपोल लाइक हुआ करता है, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। टैडपोल आपको पता है एम्फीबियंस में लार्वा को कहते हैं। इनमें एक हेड होता है जो पॉलीहेड्रल है और एक टेल हुआ करती है जो प्रोटीनेशियस होती है। हेड के अंदर ही इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है और जो टेल होती है वो प्रोटीन होती है और उसके चारों तरफ एक शीथ होती है। देखिए शीथ मौजूद है और यहाँ पर जो एंड होता है, टेल का जो एंड होता है वहां पर हेक्सागोनल बेस प्लेट हुआ करती है और वहां से टेल फाइबर्स निकले होते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टेल फाइबर्स हैं। बैक्टीरियोफेज के अंदर जो टेल फाइबर्स होते हैं वो इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं। जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो बैक्टीरिया की सरफेस से अटैच होने में ये हेल्प करते हैं। तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जानेंगे, नाम जानेंगे जो ह्यूमंस के अंदर हुआ करती हैं और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं। जैसे कि मम्स,
मंग्स में क्या होता है, हम लोगों का जो सिलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड सिलिवरी ग्लैंड हुआ करता है, इसमें वायरल इन्फेक्शन होता है। रूबेला वायरस की फैमिली का मेंबर होता है जो इन्फेक्ट करता है हमारे पैरोटिड ग्लैंड को। यहाँ पे केवल हमें नाम लर्न करना है। मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, दे आर द वायरल डिजीज। ये आप लर्न कर लेना। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछता है कि कौन सी वायरल डिजीज है या कौन सी बैक्टीरियल, तो ये वायरल डिजीज आप लर्न। अब हम पढ़ेंगे प्लांट को जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो प्लांट के अंदर सिम्टम्स कौन कौन से डेवलप हुआ करते हैं, यानी जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वायरस में। आइए हम उनको पढ़ते हैं। वायरल इन्फेक्शंस की वजह से जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनमें मोज़ेक फॉर्मेशन होता है। मोज़ेक फॉर्मेशन मतलब नॉर्मली प्लांट की लीव्स ग्रीन होती हैं तो वहां पर कुछ लाइट ग्रीन कलर के चकत्ते पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ग्रीन एंड लाइट ग्रीन इस तरीके का एक वेरीगेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको मोज़ेक फॉर्मेशन कहते हैं। इनके अलावा लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, यानी पत्तियां क्या होती है, कर्ल कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जो लीव्स हुआ करती हैं उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, तो या तो ग्रीन कलर से येलो कलर की हो जाती हैं या कलरलेस हो जाती हैं, जिसको वेन क्लियरिंग कहते हैं। इनके अलावा प्लांट में पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं होती, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, बल्कि प्लांट ड्वार्फ रह जाते हैं, बड़े छोटे छोटे रह जाते हैं। तो ड्वार्फिज्म भी वायरल इन्फेक्शन से होता है। इनके अलावा स्टंटेड ग्रोथ हुआ करती है, यानी प्रॉपर तरीके से प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होती है। तो मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स इन प्लांट बाय वायरल इन्फेक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरॉइड्स। आरएनए वायरस आप एक ले लो। आरएनए वायरस के चारों तरफ का प्रोटीन कोट हटा दो तो क्या बचेगा, उसका नेकेड आरएनए बचेगा। ये जो नेकेड आरएनए है, अगर ये इन्फेक्शियस है, यानी ये इन्फेक्शन काज करके डिजीज काज करता है, तो इसको हम वायरॉइड्स कहते हैं। वायरॉइड्स आर द फ्री इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड दे वर डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डीनर इन 1971। टी.ओ. डीनर ने डिस्कवर किया था 1971 में, इसको डिस्कवर किया था। और ये जो वायरॉइड था ये आलू के अंदर एक बीमारी फैलाता था जिसको कहा जाता था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का जो काजिंग एजेंट था वो वायरॉइड था, जिसको डिस्कवर किया था टी.ओ. डीनर ने। जाहिर सी बात है इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होगा तो वायरॉइड जो है वायरस से क्या होंगे, छोटे होंगे। और ये बता दिया आपको फ्री आरएनए होते हैं, इनके चारों तरफ कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम वायरॉइड रखा गया है। यानी आरएनए वायरस में से प्रोटीन कोट हटा दो, जो बचता है दैट इज कॉल्ड द वायरॉइड। एंड इसमें जो आरएनए होता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आरएनए हो, छोटा सा आरएनए होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। तो वायरॉइड हमने कंप्लीट किया, तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइकेन्स, इनके बारे में थोड़ा सा मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगी। यहां पर जो एल्गल पार्टनर होता है उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं और जो फंगल पार्टनर होता है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिए लाइकेन में 98% पार्ट फंगस का ही होता है और 2% पार्ट एल्गा बनाता है, और एल्गा को चारों तरफ से कवर करने का काम करता है जो फंगल पार्टनर होता है। तो इसमें फाइकोबायोन्ट यानी एल्गी क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करके फूड प्रोड्यूस करता है, सामान्य भाषा में फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। और ये खाना प्रोवाइड करवाता है किसको, ये प्रोवाइड करवाता है फंगस को। और फंगस इसके एवज में क्या करता है भाई, वो घेर के रखता है, यानी शेल्टर प्रोवाइड करवाता है एल्गी को। और एल्गी को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए और कुछ दूसरे मिनरल्स चाहिए। तो आसपास के एनवायरनमेंट में से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके फंगल पार्टनर एल्गी को देता है। इस तरीके से दोनों एक साथ आराम से रहते हैं। इसमें जो एल्गल पार्टनर होता है, जैसा बता दिया, ऑटोट्रॉफिक होता है और ये खाना प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जो फंगल पार्टनर होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, वो उस खाने को ले लेता है। और फंगल पार्टनर शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है एंड वाटर एल्गी के लिए प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकेन्स आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन।
यानी कहीं पोल्यूटेड एरिया है तो वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज लाइकेंस आर हाईली सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऐसा कोई इन्वायरमेंट जहां पर SO2 मौजूद है वहां पर लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे। तो जो हमारे शहर होते हैं यहाँ पे व्हीकल से एग्जॉस्ट से खूब ढेर सारा SO2 निकलता है और ये इन्वायरमेंट में SO2 मौजूद होता है, इसी वजह से लाइकेंस शहरों में नहीं मिलते हैं, बिकॉज दे आर हाईली सेंसिटिव टू द सल्फर डाइऑक्साइड। सो लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, यानी ये पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। जहां के भी इन्वायरमेंट में SO2 मिलेगा वहां ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। होप दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने वहां पे पढ़ा था कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा। हालांकि 2 के बाद 3 किंगडम सिस्टम भी आया, 4 किंगडम भी आया, पर उस सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैंने भी डायरेक्ट 2 किंगडम से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे आ गया। 1990s में कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे कार्ल ऊज, एटल, यानी कार्ल ऊज और इनके कलीग्स ने कुछ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। वो नया कॉन्सेप्ट क्या था? सेलुलर लाइफ फॉर्म्स को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया के अंदर सारे के सारे आर्के बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था बैक्टीरिया का, उसमें सारे के सारे यू बैक्टीरिया आते हैं। और जितने भी यूकैरियोट्स थे, यानी किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया, इन सबको यूकैरिया में उन्होंने प्लेस किया। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? नो डाउट Archaebacteria is a prokaryote, bacteria is also a prokaryote, but there is a great difference between the Archaebacteria and bacteria, and even Archaebacteria have some similarities with eukarya, यानी यूकैरियोट्स के साथ में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। क्या सिमिलरिटीज होती हैं आर्कीबैक्टीरिया के अंदर? ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स की तरह होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स की तरह हुआ करता है। इनके अलावा इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये कुछ मतलब डिस्क्रिमिनेशंस थे, प्रोकैरियोट होने के बावजूद भी बैक्टीरिया से इसको सेपरेट कर दिया। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन दोनों को किंगडम मोनेरा में इंट्रोड्यूस किया गया था, रखा गया था। बाद में कार्ल ऊज और उनके साथियों ने मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर्किया एंड बैक्टीरिया के अंदर, को यहां पे प्लेस कर दिया। तो टोटल कुल मिलाकर के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया, ठीक है? पहला किंगडम आर्किया का, दूसरा बैक्टीरिया का, बाकी वो 4 किंगडम थे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इस तरीके से 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है। एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।